नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। मतलब कि आपको एक प्लेन शीट दे रखी है जिसको हमने चार्ज कर रखा है, हमको उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है? एक चार्ज प्लेन शीट है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। तो जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है, ये कोई प्लेन शीट है जो बोर्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है, एक्चुअली इस तरीके से रखी गई है। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। याद है क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, याद रखना है, ठीक है। हमको सपोज करो ये जो प्लेन शीट है इसके परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस के ऊपर ये कोई पॉइंट पी दे रखा है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके बताना है। कहाँ पे फाइंड करना है? शीट के परपेंडिकुलर, ये जो शीट है इसके परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके बताना है। तो इसके लिए हम गॉसेस लॉ यूज करेंगे। जब भी आप गॉसेस लॉ यूज करोगे उसकी पहली स्टेप क्या होगी? जिस भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है उस पॉइंट से पास होने वाला एक क्लोज सरफेस एज्यूम किया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पी पॉइंट से पास होने वाला एक क्लोज सरफेस एज्यूम करेंगे। अब कैसा सरफेस ले? तो यहाँ पे मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले रहा हूँ और उस सरफेस को मैं इस तरीके से एज्यूम कर रहा हूँ कि उसका हाफ पोर्शन शीट के एक साइड में होगा और बाकी का जो हाफ पोर्शन होगा वो शीट के दूसरी साइड में आर पार क्रॉस करके बाहर निकला हुआ होगा। तो ये ऐसे, ये जो सिलेंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस आप एज्यूम करोगे गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए, वो आर पार इस शीट को क्रॉस करके दूसरी साइड से बाहर निकल रही है, सपोज, है ना, दूसरी साइड से ये इस तरीके से बाहर निकल गई। ये हाफ इधर है और हाफ इधर है, मतलब ये डिस्टेंस अगर आर है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? आर के बराबर ही लेनी है। तो ये डिस्टेंस भी आर है और ये डिस्टेंस भी आर है। तो यहाँ पे एक सिलेंडर हमने एज्यूम किया है। सिलेंडर एक क्लोज सरफेस होती है तो गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकते हो उसको यूज करके, ठीक है। अब ये जो सिलेंडर है आप ध्यान से देखो, इसमें ये इस शीट को क्रॉस करके जा रहा है। तो ये इस शीट का ये वाला जो पोर्शन है ये काटता हुआ जाएगा। मान लो कि ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है इसका ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन है इसका एरिया है ए, तो ये भी एरिया कितना होगा? ए के बराबर ही होगा। और ये वाला सर्कुलर पोर्शन है इसका एरिया भी क्या होगा? ए के बराबर ही होगा। समझ में आई क्या ये बात? सिलेंडर का ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसका एरिया मैंने ए मान लिया, तो ये जब इसको शीट को आर पार ऐसे क्रॉस करके बाहर जाएगा तो ये कितना पोर्शन काटेगा? इसका एरिया ए के बराबर। और इधर ये वाला पोर्शन है इसका एरिया भी कितना होगा? ए के बराबर ही होगा, पाई आर स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं। समझ में आई ये बात? अच्छा, अब गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए हमको ये देखना पड़ता है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, तो वो हम पता कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस वाले सर्कुलर पोर्शन के लिए देखेंगे। ये फर्स्ट सरफेस मान लो, ये दूसरा वाला सर्कुलर पोर्शन, इसको सेकंड सरफेस, और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको मैं थर्ड सरफेस बोल देता हूँ। पहली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जिसको मैं एन केप से बता देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर से बता देंगे। इस पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो शीट पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होगा। इधर अगर कोई पॉइंट है तो इधर बाहर की तरफ होगा, उधर कोई पॉइंट होगा तो उधर बाहर की तरफ होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो शीट के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ मिलेगा। ये चीज समझ में आई क्या? तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ यहाँ पे? 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन में आ गया ना ये। इसी तरीके से इधर वाले पोर्शन के लिए बताओ, ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन है इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर होगा। शीट पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, यानी कि इस लाइन के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करना है। तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? 0 डिग्री हुआ। अब इस कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेके देख लो। ये छोटा सा एरिया एलिमेंट है, मान लो ds, इसकी डायरेक्शन होगी प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ऐसे आउटवर्ड है ना, इधर लेना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो आप क्या देख रहे हो कि जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड पोर्शन के लिए थीटा 0 0 डिग्री है।
और थर्ड पोर्शन यानी कि कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा कितना है, 90 डिग्री है। ये चीज समझ में आ गई क्या सबको? ठीक है जी। अब हम गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अब। ठीक है, तो गॉसेस लॉ क्या बोलता है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब क्या होगा? टोटल चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस। टोटल चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस क्या होगा? तो ये जो सिलेंडर है इसके अंदर कितना चार्ज है, तो ये देखो, ये जो सिलेंडर है ये शीट का ये वाला पोर्शन काटता हुआ जाएगा आर पार, तो इतने इतने पोर्शन पे जो चार्ज होगा वो सिलेंडर के अंदर होगा, बाकी शीट तो इसके बाहर रह गई ना। सिलेंडर कितना पोर्शन काट रहा है इस शीट का? इतना इतना पोर्शन, फिर इसके आर पार इधर से बाहर निकल गया, तो सिलेंडर के अंदर सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा। इस वाले पोर्शन पे चार्ज जो भी होगा वो सिलेंडर के अंदर यानी कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज माना जाएगा। तो क्यू इन क्या है? ये वाला चार्ज जो इतने इतने पोर्शन पे है। कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा इंटू ए। मतलब अगर किसी भी एरिया ए पे आपको चार्ज कैलकुलेट करना है और उस एरिया पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी हो, तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा इंटू ए के बराबर होगी। भाई सिग्मा का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे जो चार्ज की वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, सिग्मा। यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे चार्ज कितना? सिग्मा, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर आपको किसी एरिया ए पे पूछा जाए कि कितना चार्ज होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे चार्ज है सिग्मा, तो एरिया ए पे चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू ए होगा। तो यहाँ पे चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस क्या लेना है? बोलो, सिग्मा इंटू ए के बराबर लेना है। तो चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस आपको मिल गया। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करेंगे इधर, तो डॉट प्रोडक्ट हटाना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या आएगा? ई डी एस कोस थीटा। थीटा की वैल्यू तीनों पोर्शंस के लिए क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस इंटीग्रेशन को 3 पार्ट्स में लिखना पड़ेगा। पहले पार्ट के लिए बताओ क्या लिखूं? ई डी एस कोस 0 डिग्री। सेकेंड पार्ट के लिए क्या लिखूं? ई डी एस कोस 0 डिग्री। थर्ड पार्ट के लिए क्या लिखना है? ई डी एस कोस 90 डिग्री और इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन की वैल्यू है सिग्मा ए, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट आएगा। कोस 90 क्या होता है? 0, तो ये तो पूरी टर्म ही 0 हो गई। ठीक है, यहाँ पे ई डी एस कोस 0 1 होता है, तो ये ई डी एस बचेगा। यहाँ पे भी क्या बचेगा? ई डी एस कोस 0 1। ठीक है, एक चीज सोच के बताओ कि ये जो शीट है इसके इधर जो आपने ये सिलेंडर लिया है, आधा सिलेंडर आर डिस्टेंस के ऊपर, जो इसका सर्कुलर पोर्शन है, इस सर्कुलर पोर्शन के ऊपर हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो शीट से कितनी डिस्टेंस होगी? आर होगी। भाई जो सिलेंडर है ऐसे है, तो इस सिलेंडर का ये जो सर्कुलर पोर्शन है, क्या इसका हर एक पॉइंट शीट से आर डिस्टेंस पे होगा? अगर आर डिस्टेंस पे है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। भाई शीट से बराबर डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट्स होंगे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बराबर होगा। तो शीट से आर डिस्टेंस पे इधर जो सिलेंडर का सर्कुलर पोर्शन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि वो उसका हर एक पॉइंट शीट से बराबर डिस्टेंस पे है ना, आर डिस्टेंस पे। और उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के इधर वाले सर्कुलर पोर्शन पे होगा सिलेंडर के। क्यों? क्योंकि उसकी डिस्टेंस भी आर है इधर। वो भी भाई ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन है ये शीट से कितना डिस्टेंस पे है? इधर भी आर डिस्टेंस पे है। तो हमको एक चीज समझ में है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ई, उतना ही इधर है, और वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ई यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख दो। फिर फर्स्ट सरफेस के लिए इंटीग्रेशन में सिर्फ ds बचेगा, सेकंड सरफेस के लिए भी ई को बाहर लिख दो, इंटीग्रेशन में सिर्फ ds बचेगा, इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो 0 हो ही चुका है। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ds फॉर द फर्स्ट सरफेस क्या होगा? पहली सरफेस किसको माना गया? ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन है इसको हमने पहली सरफेस बोला। इस पे अगर एक स्मॉल एरिया लेते तो उसको हम बोलते हैं ds, और ऐसे छोटे छोटे एरिया लेके अगर सबका टोटल करते तो टोटल एरिया कितना आता? तो टोटल एरिया आता a के बराबर। उसको a बोल रखा है ना अपन ने, पाई आर स्क्वायर आता, जिसको हमने a बोल रखा है। यानी कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऑफ ds होगा पहली सरफेस के लिए जो इंटीग्रेशन ऑफ ds होगा, ऐसे छोटे छोटे एरियाज को ऐड किया जाएगा तो किसके बराबर आएगा? एरिया a के बराबर आएगा।
पाई आर स्क्वायर को ही हमने ए बोला है यहाँ पे सिंपल करने के लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds फॉर द फर्स्ट सरफेस में क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। इसी तरीके से जो सेकंड सरफेस है उसके लिए भी इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या आएगा, सेकंड सरफेस के लिए बताओ इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या आएगा, ए आएगा, इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर क्या बन गया 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ए से ए कैंसिल, ई क्या आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया अपना आंसर। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि हमको शीट के परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था। यहाँ पे शीट क्या मानी जा रही है, इनफाइनाइटली लार्ज मानी जा रही है। ये जो शीट है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है और इनफाइनाइट प्लेन शीट है, मतलब बहुत बड़ी शीट है। इसका एक छोटा सा पोर्शन दिखा रखा है यहाँ पे। तो शीट के परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या इसमें आर की कोई भी टर्म आ रही है क्या, हमको कितना डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था, आर डिस्टेंस के ऊपर कितना आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये आर पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। इसका मतलब शीट के आसपास किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इतना ही आएगा, आर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब डिस्टेंस के साथ में कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सिग्मा यहाँ पे कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। यानी कि कोई भी चार्ज प्लेन शीट हो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जबकि शीट इनफाइनाइटली लार्ज होनी चाहिए, लेकिन बड़ी शीट होनी चाहिए, तो उसके आसपास छोटे मोटे डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ही मिलेगा, चेंज नहीं होगा वो। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कांस्टेंट रहेगा ये। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं एक ग्राफ बना के इस चीज को आपको बताऊं तो ग्राफ के थ्रू समझो इस चीज को। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है, तो कैसा बनेगा ग्राफ, डिस्टेंस अगर बढ़ेगी, अगर आप शीट से दूर जाओगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, नहीं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट, जो कि कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और ये डिस्टेंस के साथ में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये भी बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये तो क्या एक सिंगल प्लेन शीट है जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये कौन सी प्लेन शीट है, ये नॉन कंडक्टिंग शीट मानी जा रही है। कैसी शीट है ये, नॉन कंडक्टिंग। अगर ये कंडक्टिंग प्लेट होती तो इसके इधर भी चार्ज होता, इधर भी चार्ज होता। और नॉन कंडक्टिंग शीट है तो उसमें चार्ज की एक ही लेयर कंसीडर की जाती है। जो कंडक्टर्स होते हैं ना उनके आउटर सरफेस पे चार्ज आ जाता है। तो अगर ये कंडक्टिंग शीट होती तो इधर चार्ज होता और इधर भी चार्ज होता, तो 2 लेयर कंसीडर करनी पड़ती। और 2 लेयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो इससे डबल आता, क्योंकि एक लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। एक लेयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करके देखा है। अगर ये कंडक्टिंग प्लेन शीट होती, याद रखने वाला पॉइंट है, अगर ये कंडक्टिंग प्लेन शीट है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इससे डबल मिलेगा, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपना आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं स्पेशल केस बता रहा हूं आपको। तो ये जो प्लेन शीट वाला अभी हमने डेरिवेशन किया था उसी का स्पेशल केस है कि हो सकता है कि आपके पास में 2 प्लेन शीट दे रखी हो, आपके पास में 2 प्लेन शीट हो जिन पे सेम टाइप का चार्ज भी हो सकता है और अपोजिट टाइप का चार्ज भी हो सकता है। तो उनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके देखेंगे हम लोग। जैसे मैं पहला केस ले रहा हूं, हो सकता है कि आपको इस तरीके से 2 प्लेन शीट दे रखी हो। ये पहली प्लेन शीट है, इसके पास में ही हमने क्या किया, दूसरी प्लेन शीट को रखा। ठीक है, पहली शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा 1, दूसरी जो प्लेन शीट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा 2। दोनों पे सेम टाइप का चार्ज है, ये पहला केस में ले रहा हूं। तो इसके लिए हम 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। एक तो दोनों के बाहर, एक तो इधर, एक इधर और एक इनके बीच में। तो ये 3 पॉइंट ले लिए मैंने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके देखेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लेना होता है, हमेशा आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड। ये जो पहली प्लेन शीट है इसकी वजह से ये जो पहला पॉइंट है यहाँ पे इस पहली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लेना पड़ेगा, शीट के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, यानी कि इधर लेना पड़ेगा। शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये डायरेक्शन बनेगी। तो ये हो गया पहली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड E1। कितना होगा E1, तो फॉर्मूला क्या पड़ा था नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए, सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है। सेकंड जो प्लेन शीट है ना, उससे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा वो भी आउटवर्ड होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगी सेकंड शीट की वजह से भी। ठीक है, इसको मैंने E2 नाम दे दिया। E2 कितना होगा वैसे, E2 होगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में? तो दोनों शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट के ऊपर वो एक ही डायरेक्शन में है। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो क्या होगा, ऐड होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, E1 प्लस E2 के बराबर मिलेगा। सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनको डायरेक्टली आप ऐड करके बता सकते हो। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 प्लस E2 के बराबर। यहाँ पे देखो, अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे देखते हैं, तो पहली जो शीट है उसके राइट साइड में ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस शीट से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, मतलब इधर लेना पड़ेगा। ये पहली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, जो कि सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। दूसरी शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे, तो दूसरी शीट से भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इधर लेना होगा। ये हो गया E2, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में? तो दोनों जो प्लेन शीट है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी क्या हो रहा है, देखो ऐड हो रहा है, सेम ही डायरेक्शन में होने से ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, E1 प्लस E2 के बराबर। सीधा ही ऐड कर सकते हो, वेक्टर एडिशन करोगे तो E1 प्लस E2 ही आएगा, तो सीधा ऐड करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बीच में चेक कर लेते हैं। तो ये जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे देखो, पहली शीट के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो आउटवर्ड इधर आएगा, पहली शीट से बाहर की तरफ जाना है, तो ये हो गया E1 इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरी शीट के लिए क्या होगा, आउटवर्ड इधर होगा। दूसरी शीट ये है ना, तो इसके लिए आउटवर्ड ये डायरेक्शन बनेगी बाहर की तरफ, ये वाला पॉइंट इधर है ना, तो इधर आउटवर्ड लेना है। तो ये हो गया E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 मिलेगा। इसमें से जो ज़्यादा है उसमें से कम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, अगर E1 ज़्यादा है E2 से तो E1 माइनस E2 करके निकाल लो। अगर E2 ज़्यादा है E1 से तो E2 माइनस E1 करके E2 की डायरेक्शन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। आया समझ में? अब इसका दूसरा केस ये हो सकता है कि दोनों जो प्लेन शीट है उनके ऊपर अपोजिट टाइप का चार्ज हो, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो तो दूसरे पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। ये वाला केस लेते हैं हम। पहली शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा 1, दूसरे की माइनस सिग्मा 2। ठीक है, अगेन हम 3 पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। 2 पॉइंट्स शीट के बाहर होंगे, है ना, और एक होगा बीच में। ठीक है, वही प्रोसीजर है। सेकंड केस में देखो अब क्या करना है। सबसे पहले इस फर्स्ट पॉइंट पे बताओ, पहली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लेना है, पहली शीट का पॉजिटिव चार्ज है ना, तो किधर लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटवर्ड लेना है, इधर लेना पड़ेगा। ये हो गया E1। दूसरी शीट पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड उस शीट की तरफ लेना है ना, इनवर्ड का मतलब शीट की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, आपस में कैंसिल होंगे, E1 माइनस E2 करके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। इधर वाले पॉइंट के लिए क्या करोगे, तो पहली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड मतलब इधर आएगा। डायरेक्शन समझ में आ रही है क्या? और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इनवर्ड शीट की तरफ आएगा। ये लो जी, ये आ गया E2। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, भाई सब्ट्रैक्ट होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाला माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, बीच में कितना होगा, तो पहली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, इधर वाले पॉइंट के लिए आउटवर्ड इधर होगा ना, पहली शीट का आउटवर्ड इधर, और दूसरी शीट के लिए इनवर्ड शीट की तरफ लेनी है डायरेक्शन। ये तो सेम डायरेक्शन आ गई, इसका मतलब बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना मिलेगा, E1 प्लस E2 के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज ये समझ में आई कि अगर दोनों शीट्स के ऊपर सेम टाइप का चार्ज है तो बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होगा और बाहर ऐड होगा, और अगर दोनों शीट्स पे अगर अपोजिट टाइप का चार्ज है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा और बाहर कैंसिल हो रहा होगा। अब इसमें एक स्पेशल केस हो सकता है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 मान लो बराबर ही है ना, ये मैंने स्पेशल केस ले लिया। अब इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर इक्वल,
एंड इक्वल टू सिग्मा, ऐसा मान लिया। तो E1 और E2 दोनों क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे फिर तो, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो दोनों के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये लगेगा फॉर्मूला। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा फिर, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, E1 प्लस E2, मतलब E1 इतना ही है, E2 भी इतना ही है, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, E आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर E1 E2 बराबर हैं तो बाहर जब ये कैंसिल होंगे एक दूसरे से तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपके पास में दो चार्ज प्लेन शीट है और दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड की इक्वल चार्ज है, अगर सेम साइज है और इक्वल चार्ज है तो उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बराबर बोली जा सकती है। तो अगर आपके पास में दो प्लेन शीट है जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर उन पे अपोजिट टाइप का चार्ज है तो बीच में होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर कितना होगा 0 0, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, है ना। ऐसा हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस नाम से, उसमें हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर में ऐसा एक केस बनेगा जिसमें दो प्लेट्स होती हैं, दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होती है लेकिन अपोजिट टाइप का चार्ज होता है उन पे, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो यहाँ से ही हम लेंगे, सीधा फॉर्मूला लेंगे, तो इसको याद रखना। ये कैपेसिटर वाला जो केस होगा ना आगे, उसमें ये सीधा फॉर्मूला काम आएगा, इसका दोबारा डेरिवेशन करके नहीं देखेंगे, ये सीधा आपको याद रखना है कि अगर दो अपोजिटली चार्ज प्लेन शीट पास पास रखी गई हो तो उनके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर मिलेगा। क्लियर है बात एकदम, ठीक है जी। चलें आगे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी 5 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर लाई इन XY प्लेन। Find the electric flux through a circular area of radius 0.1 meter if the normal to the circular area makes an angle 60 degree with the z axis। अब क्या बोल रहा है ये समझते हैं इसको। मान लो कि ये है z एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये मैं ले लेता हूँ y एक्सिस, ठीक है। नॉर्मली हम x इधर लेते हैं, y इधर लेते हैं, z इधर लेते हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने क्या बोला कि एक चार्ज प्लेन शीट है जो कि कौन सी प्लेन में लाई कर रही है, XY प्लेन में लाई कर रही है। तो उस चार्ज प्लेन शीट को दिखा देते हैं यहाँ पे। XY प्लेन कौन सा है, तो x एक्सिस और y एक्सिस को मिलाने वाला ये जो प्लेन है उसको हम क्या बोलेंगे, XY प्लेन बोलेंगे। शीट कुछ ऐसे रखी गई है ना, ऐसे XY प्लेन में कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, पॉजिटिव, है ना। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, 5 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये आपको इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है। पहले तो ये देख के बताओ कि इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा। इधर अगर कोई पॉइंट है तो इधर आउटवर्ड आएगा, इधर कोई पॉइंट होगा तो इधर आउटवर्ड आएगा। समझ में आया, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड, ऐसे ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई क्या बात, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्कुलर एरिया रखा हुआ है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सर्कुलर एरिया रखा है। कैसे रखा है वो, उसको इस तरीके से रखा गया है कि उस सर्कुलर पोर्शन का जो नॉर्मल है, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर जो आप डायरेक्शन लोगे वो z एक्सिस के साथ में 60 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। एक चीज बताओ कि कोई भी सर्कुलर पोर्शन है उसका अगर नॉर्मल इधर है तो ये किस चीज की डायरेक्शन को बताता है, ये तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। यानी कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि z एक्सिस के लॉन्ग है उससे कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे थीटा कितना है, 60 डिग्री। समझ में आया क्या, क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर से 60 डिग्री एंगल पे है। ये आपको डायग्राम बना के समझना है, खुद पता करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने पता कर लिया। तो थीटा 60 डिग्री है। ये एरिया कितना है, तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो आपको दे रखी है 0.1 मीटर। रेडियस अगर 0.1 मीटर है तो आप एरिया निकाल सकते हो जो कि होता है पाई r स्क्वायर, है ना। 3.14 × 0.1 का स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा एरिया।
इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप पता कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अगर शीट बोली नहीं जाए कि इतनी बड़ी साइज की है तो उसको इन्फाइनेटली लार्ज ही मानना है आपको। तो ये जो शीट है ये इन्फाइनेट साइज की है सपोज करो, और इससे किसी आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। कौन सा फॉर्मूला होता है इसके लिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब तक कंडक्टिंग प्लेट नहीं बोला जाए तब तक इसको नॉन कंडक्टिंग प्लेट ही एज्यूम करना है, और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पता है हमको, एरिया भी पता है, थीटा भी पता है, तो क्या हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता कर सकते हैं, बोलो जी। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई डॉट ए या फिर ई ए कॉस थीटा। सारी वैल्यूज पुट करते हैं, देखो ई की जगह लिख दो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, और कॉस 60 डिग्री। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। सिग्मा कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻12, फिर इंटू पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितनी है 0.1, इसका स्क्वायर कर दिया, इंटू कॉस 60 क्या 1/2। कर लोगे आगे सॉल्व, तो इससे आ जाएगा अपने पास आंसर। ठीक है जी, क्लियर एकदम।